स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल, फिर से आपके बीच में तैयार हूं मूल विधि के अगले सेगमेंट को डील करने के लिए। देखो जी, ऐसा है, कानून ऐसी चीज़ है जो सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे वर्दीधारी हैं इनको तो पहले पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कानून की जो प्रक्रिया है, खासकर क्रिमिनल कानून की बात करें तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है पुलिस से। ओके जी, सुनाओ। आज मैं आप लोगों को सिलेबस का पार्ट थर्ड जो है डील करने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो ये दंड विधान और दंड प्रक्रिया है, यानी कि आईपीसी बीएनएस और साथ ही साथ में सीआरपीसी बीएनएसएस, इनके बारे में सेकंड पार्ट में हमारा डिस्कशन हुआ कि ये जो महिलाएं, बच्चे या एससी एसटी के जो सदस्य हैं, इनके विरुद्ध होने वाले अपराधों से इनका संरक्षण, तो हमें कौन कौन से कानून हैं जो पढ़ने हैं, पहले ये डिस्कशन हुआ। आज हम तीसरा पार्ट डील करेंगे, जिसके तहत जो रिमेनिंग चीज़ें हैं ना, उनको ऑब्जर्व करने का, समझने का, जानने का प्रयास है जो करेंगे। आराम से बढ़िया से देखना है जी, बिना जल्दबाजी किए, क्योंकि कानून ऐसी चीज़ है जितना शिद्दत और आराम से पढ़ा जाए उतना माइंड के अंदर सेट है जो हो जाता है। ठीक है जी। देखो, अब यहाँ पर आपके सामने जो इन्होंने सिलेबस के पार्ट में इंक्लूड कर रखा है, उसमें नाम दे रखा है इन्होंने यातायात के नियम। अब देखो, यातायात के जो नियम है ना, ये हमें कहाँ से पता चलेंगे? यातायात, ऑब्वियस सी बात है, एक हमारे देश में एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है MV एक्ट। MV एक्ट, यानी कि मोटर व्हीकल कानून जो है वो हमारे देश में बना हुआ है। और इसी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार जो है ना, पुलिस की सहायता ली जाती है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी। ट्रैफिक को मैनेज करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि भाई कोई जुलूस निकल रहा है, तो अब वो जुलूस के तहत जो है शहर का ट्रैफिक सिस्टम क्या होगा? प्रभावित है जो होगा। अब जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इतनी संख्या में नहीं होते कि वो चीज़ को मैनेज कर ले। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोगों में पेशेंस, लोगों में धैर्य इतना ही, गाड़ी को थोड़ा सा पीछे टच कर जाए और अंदर का रावण जो है बाहर आ जाता है, बाहर का राम अंदर चला जाता है। ऐसे केस में पुलिस की सहायता ली जाती है जब कभी भी, या फिर देखो, कभी भी वीआईपी विजिट होता है। वीआईपी विजिट मतलब कभी सीएम साहब का विजिट हो गया, पीएम का विजिट हो गया, कभी मंत्री महोदय का विजिट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, यातायात के नियमों की जानकारी भी पुलिस के पास होनी बहुत ज़रूरी है जो होती है। तो अब जो हमारे पास में मोटर व्हीकल का जो कानून है, उसके बारे में जो जो काम की चीज़ें हैं वो हमें इस अधिनियम के तहत है जो पढ़नी होगी। इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई अगर कोई व्यक्ति जैसे रॉन्ग पार्किंग में है या किसी तरीके से है, तो वहाँ पे किसी सिग्नल का मतलब है जो क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी लिखा हुआ है गति सीमा 40 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि उस रोड पे 40 किलोमीटर से ज़्यादा जो है क्या नहीं कर सकते, स्पीड नहीं चला सकते। कहीं पर आपके क्या होते हैं, जैसे ओवर स्पीडिंग के साइन है जो होते हैं कि भाई आप ओवर गाड़ी जो है इतनी गति तेज के साथ या स्पीड के साथ नहीं चला सकते। तो खासकर जितने भी आपके पब्लिक रोड पे साइन संकेत वगैरह होते हैं ना, एक तो उनकी हमको जानकारी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमको मोटर व्हीकल एक्ट पूरा का पूरा पता होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर आपको यातायात नियमों की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। सामान्य जानकारी, जिसमें आपके हो सकता है संकेतों की जानकारी होना, ये भी आपके लिए क्या हो, इसके अंदर पार्ट हो। संकेत वगैरह जो है अलग अलग मेंशन है जो कर रखे हैं। साथ ही साथ में अगर कोई भी आपराधिक परिप्रेक्ष्य बनता है तो उसको किस तरीके से किया जाएगा, या फिर किसी भी गाड़ी की जब्ती है जो कब की जा सकती है, वगैरह वगैरह, तो वो जानकारी हमें यहाँ पे चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन दुनिया में। यहाँ पे मैंने सर्च किया कि भाई मोटर व्हीकल एक्ट, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोटर व्हीकल एक्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्च कर दिया, सपोज करो। ठीक। अब अगर आप इस कानून को देखेंगे तो कानून तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये कानून के अंदर सारी धाराएं हैं 1988 का, जहाँ पर आपके सामने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ में आपके, एक तो आप प्राइवेट व्हीकल चलाते हो, कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हो, मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को कैसे मैनेज करना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भाई साहब, ये मामला चलते 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 कितना आगे बढ़ रहा है, तकरीबन तकरीबन इसके अंदर आपके 217A सेक्शंस दे रखे हैं। अब इतना अगर आप पढ़ने बैठ गए ना, तो गई बफेलो वाटर में।
ये आपने मुहावरा सुन रखा है ना, वैसे हालात है जो हो जाएंगे। तो इनमें से है ना जो सेलेक्टेड चीज़ें आपके लिए, आपके यूपीएसआई के काम के लिए ज़रूरी होगी, वो हमें डील करनी है, और प्लस यातायात की अन्य जानकारी। कैसे, उदाहरण बताऊं मैं आपको, चलिए। अब जैसे सपोज करो कि यूपी का आरटीओ ऑफिस है, कोई भी यूपी आरटीओ या परिवहन विभाग वगैरह जो भी है, उसका कोई भी ऑफिस, तो यूपी ट्रांसपोर्ट का ये मान लीजिए ये वेबसाइट है। आपको पता है इन वेबसाइट्स पे सामान्य जनता के लिए कई सारी गाइडलाइन है जो दे रखी होती है कि भाई रोड सेफ्टी क्या गाइडलाइन होती है। मैं यहाँ पर इसको हिंदी में टिक कर देता हूँ, क्योंकि जनरली पेपर के अंदर जो आपको हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देखना ज़रूरी है जो होता है। अच्छा, वर्तमान में हिंदी उपलब्ध नहीं है, ओहो, ओके भाई, फिर तो आपको अंग्रेजी के माध्यम से ही चीज़ों को जानना पड़ेगा और समझना है जो पड़ेगा। हाँ जी, क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश, तो ये मैंने इंग्लिश के लिए क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर है ना कई सारी ऐसी कुछ गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन की मेजर्स हैं जो होता है, मतलब इन्होंने बकायदा क्या कर रखा है, ऐसा कुछ पीडीएफ अपलोड है जो कर रखा होगा, तो उनको भी चुन चुन के उसमें से फिल्टर करके आपके सामने है जो रखना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सके उनको। देखो यहाँ पे लिखा हो गाइडलाइन, अब देखो गाइडलाइन के अंदर यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ, डीआई देखो, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस ऑफ व्हीकल, परमिट, ऑनलाइन टैक्स वगैरह। अब ये कुछ बेसिक बातें जो समझा रखी है, लेकिन इनमें भी हमें जिसको समझना है वो है कानूनी रूप से एक पुलिस को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है कि एक व्हीकल का जो है एक लाइफ टाइम कितना होना चाहिए, या फिर मान लीजिए येलो लाइट, ग्रीन लाइट, हाँ सॉरी, आपके जो प्लेट होती है ना वो, उसमें 3 अलग अलग कलर होते हैं, येलो कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, इनका क्या सेंस है जो निकलता है ना। तो वो बेसिक बेसिक जो यातायात के नियम है वो हमें क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व है जो करने पड़ने हैं। फिर से कह रहा हूँ मैं, ये मत सोचना कि मार्केट से कोई गाइड उठाई उससे काम चल जाएगा ना, ये कानून है भैया। कानून के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेवेंट, सुसंगत जो चीजें हैं उन पे दिमाग है जो लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक आ रहा है यातायात नियम, तो इसमें अपन क्या करेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ी हुई बातें और कुछ जो सामान्य बातें हैं उनको जानने का और समझने का प्रयास है जो करेंगे। इसके अलावा अगर आपके सामने देखो इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि अगला जो टॉपिक इन्होंने दे रखा है। अभी तक हमने टोटल 3 टॉपिक पढ़े थे। एक तो आपके बीच में क्या आया था, दंड विधान, दंड विधान के संबंध में जो मामला था वो। दूसरा आपके दंड प्रक्रिया, यानी कि इसको आप सीआरपीसी कह सकते हैं, दंड प्रक्रिया के बारे में बात है जी हुई थी। तीसरा कौन सा सेगमेंट था, तीसरा था कि ये जो महिला के संबंध में, या फिर एक तरीके से बालकों के संबंध में, या फिर जो है आपके एससी एसटी के जो सदस्य हैं उनके बारे में, एससी एसटी के सदस्य उनके लिए प्रोटेक्शन या संरक्षण की बात। फिर 4 नंबर पे यातायात वाला पॉइंट। 5वें नंबर पे आ रहा है पर्यावरण। अब देखो क्या होता है जी, पर्यावरण संरक्षण जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर संविधान के प्रावधान भी हैं हमारे पास में, और साथ ही साथ में इसको लेकर अलग से कानून भी बनाया हुआ है। तो अब क्या है, एक कानून बना है जिसका नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या नाम है इसका, इन्वायरमेंट, IENV मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून बना था 1986 में, 1986 के अंदर। ठीक है, तो अब ये कानून का पर्पस क्या था, ये कानून किस डेट से प्रभावी हुआ था, इसमें किन किन चीज़ों को अपराध के रूप के अंदर मेंशन है जो किया गया है। संविधान के अंदर अगर आप है ना, जैसे आर्टिकल 51A(G) है संविधान के अंदर, हमारे बीच में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, और उसके अंदर क्लॉज आपके आ जाएगा G। ठीक है, मेरा गांव एकदम साफ सुथरा है इसलिए मेरे गांव का पर्यावरण बहुत अच्छा है, G फॉर गांव, है ना, ऐसे भी याद रख लो। तो 51A(G) का जो पॉइंट हो गया, या फिर हमारे संविधान के अनुच्छेद में से जो आर्टिकल 21 है, जिसको राइट और पर्सनल लिबर्टी कहते हैं, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला अनुच्छेद, तो उसके अंदर भी कहा गया है कि जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। अब अगर कहीं पे रेजिडेंशियल एरिया है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है इस तरीके से धुएं, स्मोक वगैरह के माध्यम से फैक्ट्रियाँ चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो डेफिनेटली उसको अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। पॉल्यूशन करना। अच्छा, एक और मजेदार बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो हमारी भारतीय दंड संहिता बात कह दीजिए आप, यानी कि इंडियन पीनल कोड कह दीजिए, या फिर भारतीय न्याय संहिता, इनके अंदर भी एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लोक उत्पात, पब्लिक न्यूसेंस।
उस पब्लिक न्यूसेंस के अंदर भी एक चीज दे रखी है कि अगर आप इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करते हो, अगर आप जल प्रदूषण है जो करते हो, तो फिर आपको क्या दी जा सकती है, वांछित सजा दी जा सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें इन तीन चीजों का निचोड़ पढ़ना है। हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो बातें दे रखी हैं उसको ध्यान में रखना है, पहली बात। दूसरा, संविधान के तहत ये जो दो आर्टिकल मैंने आपको बताया इनका हमें ऑब्जर्वेशन है जो करना है, ठीक है। एक आपके जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वहां पर भी मैं आपको प्रदूषण से संबंधित, पर्यावरण के संबंधित एक बात है जो बताने वाला हूं, ठीक है। और फिर तीसरा हमारे बीच में ये जो भारतीय हमारा दंड विधान है, यानी कि आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर भी जो जो पॉइंट हमारे बीच में आते हैं, खासकर किसको लेकर, प्रदूषण को लेकर, तो वो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व है जो करेंगे। और साथ ही साथ में मैं आपको कुछ एक ऐसे केस भी बताने वाला हूं जो न्यायिक दृष्टांत के रूप में आपके परीक्षा में, आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एमसी मेहता का केस हो गया सपोज करो। तो अब ये जो एमसी मेहता कौन है, ये एक व्यक्ति था जिसने सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर कई तरीके की पीआईएल है जो डाल रखी है। वैसे पीआईएल आपके सिलेबस में अलग से भी दे रखा है, आपने अगर सिलेबस में नोट किया हो तो उसमें एक वर्ड आता है जनहित याचिका। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है, पीआईएल, तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पीआईएल का फुल फॉर्म हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक यानी कि जन, ठीक है, हित, और जनहित के रूप में क्या है, पिटिशन है जो फाइल करते हैं, और इसी के माध्यम से लिटिगेशन है जो होता है। तो ये जो जनहित याचिका है वो यहाँ पर आपके बीच में आ जाएगा। एक साथ आप लिख लीजिए इसको, जनहित याचिका। तो ये टॉपिक जो है, तो क्या है कि ये जो बंदा था कौन, एमसी मेहता, इसने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ऐसे कई लैंडमार्क जजमेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से करवाए हैं, जो सामान्यतः परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। गंगा नदी का पॉल्यूशन क्लियरेंस वाला मामला हो गया, ताजमहल वाला कंसर्न हो गया, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एमसी मेहता का रोल है जो रहता है। तो वो टॉपिक भी आपको पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से समझना है। इतना ही नहीं, एक बात आपको और भी जाननी है कि पर्यावरण जो है उसमें कई सारी चीज़ें शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए जल प्रदूषण, ये भी पर्यावरण प्रदूषण का पार्ट है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना। तो अब सवाल आता है कि क्या हमको ये सारे पढ़ने हैं क्या? नहीं, सारे नहीं पढ़ने। जितना लिखा हुआ है उतना दिमाग में रखेंगे। देखो, एक तो हमें लक्ष्मण रेखा खींचनी ही पड़ेगी कि कहाँ पे जाके हमको रुकना है, क्योंकि अदरवाइज तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब वाटर पॉल्यूशन को लेकर एक अलग कानून बना हुआ है, नॉइज पॉल्यूशन को लेकर एक अलग कानून है जो बना हुआ है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को लेकर अलग कानून बना हुआ है, हैजार्ड सब्सटेंस, जो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, नुकसानदायक होते हैं पर्यावरण के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए अलग कानून बना हुआ है। तो अगर सब कुछ पढ़ने गए तो कुछ भी नहीं बचेगा अपने पास में। इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा वो इस टॉपिक को कवर करते समय इन तीन चीज़ों पे रहेगा। एक तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे, दूसरा संविधान के तहत ये जो कानून है इनके ऊपर, और तीसरा आईपीसी बीएनएस वाले टॉपिक पर, ठीक, जिसमें जहाँ पे आपके जुड़े हुए हैं। मतलब घुमा फिरा के मैं आपको यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े हुए 20 से 25 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिनमें से एग्जाम के अंदर सवाल आने की क्या रहेगी, गुंजाइश है जो रहेगी, संभावना है जो रहेगी। ठीक है जी, चलिए अगला टॉपिक जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव संरक्षण। अब देखो ये भी बड़ा मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग मामला है जी। कौन सा पॉइंट हमारा 6 नंबर है ना ये, तो 6 नंबर पे आपको दे रखा है इन्होंने वाइल्ड लाइफ। अब ये जो वाइल्ड लाइफ का मामला है ये है आपके वन्य जीवों के संबंध में। वन्य जीव, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे देश के अंदर नेशनल हाईवेज बनते हैं। एक नेशनल हाईवे बड़ा चर्चा में आया था, नेशनल हाईवे 44। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतना लंबा चौड़ा है जो फैला हुआ है, ठीक। तो अब क्या है, इस राजमार्ग के अंदर जहाँ पे मध्य प्रदेश जबलपुर वाला जो एरिया है ना, उधर क्या आता है, एक टाइगर रिजर्व है जो आता है। मतलब बाघ जो हैं उनके संबंध में जो है वहाँ पे एक सेंचुरी है जो आती है। तो आपको पता है क्या किया गया,
वन्य जीव के तहत, मतलब वन्य उनके संरक्षण के तहत उन्होंने हाईवे को जो है ना, हाईवे को 15-20 फीट ऊपर उठाया, ठीक। और साइड में जो है इस तरीके से ग्रीन पर्दे या वॉल को इतना बड़ा रखा कि रात के समय में किसी भी व्हीकल की जो हेडलाइट है वो जंगल में नहीं जानी चाहिए, और प्लस उस हाईवे के नीचे से आराम से जंगली जानवर क्या कर सके, आना जाना है जो कर सके, ताकि वन्य जीवों का जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो प्रभावित है जो ना हो। अब इसमें रोल किसका होता है? यहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ के कानून का है जो होता है। तो यहाँ पर भी ये बात हमारे लिए बड़ी दिलचस्प रहेगी जानने के लिए कि वन्य जीवों के संबंध में क्या क्या पॉइंट हैं जो हमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने होंगे। तो यहाँ पर आपके बीच में फिर से 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, एक तो आपके संविधान के अंदर जो है, जो पॉइंट इससे कनेक्टेड है उनको अपन पढ़ेंगे, उनसे पॉइंट कनेक्ट करेंगे। एक आपके स्पेसिफिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो लॉ है, यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी जो कानून है, वन्य जीवों का संरक्षण का जो कानून है, उसको हम क्या करेंगे, डील है जो करेंगे। वहां पर भी जहां पर हमें स्पेसिफिकली अपराधों के बारे में जिक्र कर रखा है, वो विशेष रूप से देखना है, ऑब्जर्व है जो करना है, ठीक। क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो होता है कि भाई वन्य जीवों के संबंध में बहुत सारी चीजें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है वन्य जीवों के कैटेगरी में किस किस को रखा जाए, तो क्या ये सवाल भी आ सकता है क्या? अब देखो यहाँ पे हमें इस सवालों में पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन की क्लास में कहा था कि कानून के 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक सिविल टाइप का होता है, एक क्रिमिनल टाइप का होता है। हमें किसी भी कानून में से सिर्फ क्रिमिनल चीज़ों को क्या करना है, डील है जो करना है। हाँ, एक मज़ेदार बात ज़रूर है कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर जो उसकी उद्देशिका होती ना, उस उद्देशिका को अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ें, तो कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे लिए बड़े यूज़फुल है जो होते हैं। मतलब क्योंकि उद्देश्य का उद्देश्य बताती है किसी भी कानून को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण के संबंध में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर कई सारी बातें हैं जो दे रखी है, खासकर जो उसमें 1972 का जो कानून है वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करता है। तो अब देखो ये है वो कानून, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक। अब जब इस कानून की बात की जाए तो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों, पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक विषयों को उपलब्ध कराने। अब ये क्या है पता है, ये है प्रियम्बल, ये इस कानून का क्या है, प्रियम्बल है। अक्सर देखा गया है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या हो गया कि पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस चीज को मेंशन करके डील है जो करना है। और यहाँ पे वन्य प्राणी, पक्षियों, अब देखो इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, इन्होंने आपके सिलेबस में शब्द इस्तेमाल किया वन्य जीव। तो वन्य जीव की कैटेगरी के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्टिव चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको हमें डील है जो करना है। अब जैसे उदाहरण के लिए, अब इन्होंने वन्य प्राणी का परिभाषा बताया कि भाई प्राणी किसको कहेंगे अपन, है ना। तो प्राणी का मतलब कोई भी स्तनी, पक्षी, सर्प, जलचर वगैरह, एनी कैन बी देयर। अब इस कानून के अंदर सारी चीज़ों में से हमारे काम की, अब देखो मुझे बताओ, अब आप ये सारी परिभाषाएं पढ़ने बैठ गए, सरकारी संपत्ति क्या होती है, आवास क्या होता है, तब तो फिर वो वही बात है, गई बफेलो वाटर के अंदर। मतलब अगेन वही मैं बात, एक ही चीज़ बार बार आपसे कहूँगा कि हमें किसी भी सूरत में सब कुछ नहीं पढ़ना है। देखो मुझे पता है कि ये जो शुरुआती दौर है ना, इसको लेकर आप में से कई कैंडिडेट थोड़े से मतलब धैर्य खो भी रहे होंगे कि अरे सर फटाफट 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 सिलेबस पूरा करना। नहीं, बात सिर्फ सिलेबस की नहीं है। अगर हम शुरुआत के अंदर ही सारी चीज़ों को पढ़ने बैठ गए ना, तो फिर बात तो वही है कि एंड तक जाते जाते सारे टॉपिक आप भूल जाओगे। देखो आप नॉन एलएलबी कैंडिडेट्स हो, है ना। एलएलबी कैंडिडेट्स भी क्या करता है, जब इतने बड़े बड़े कानून पढ़ता है तो उसकी बैंड बच जाती है। तो जो नॉन लीगल पर्सन है उसके केस में तो और दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए पहले हमें है ना बॉर्डर लाइंस को समझना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब जब ये टॉपिक आता है ना, तो इसके अंदर हम ये इसमें दिमाग ही नहीं लगाएंगे, ये वन उत्पाद क्या होता है, सरकारी संपत्ति क्या होती है, ये हमारा लेना देना ही नहीं है। ये तो कोर्ट के मैटर्स हैं
कि कल जाके कोर्ट में जाके साबित करना पड़े कि भाई ये वन उत्पाद की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें पुलिस बनना है, हमें कोई यहाँ पे जज तो बनना नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो संबंधित सेलेक्टिव चीज़ें हैं उसी पर पूरा का पूरा फोकस है जो करने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, अब ये कौन कौन से अधिकारी गठित किए जाते हैं इस पर भी दिमाग इतना नहीं लगाएंगे। हमारा जो मेन काम होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जो अपराधों की संलिप्तता है उसमें दिमाग है जो लगाना। हाँ, कुछ बातें समझ सकते हैं, जैसे भाई राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है तो इसको लेके थोड़ी बहुत डिस्कशन है जो अपन कर सकते हैं कि भाई इसमें ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अगेन सारी बातें नहीं समझनी है। तो अब यहाँ पे ना इसमें मैं आपके लिए सेलेक्टेड करके चीज़ें हैं जो लेके आऊँगा, वरना तो पता है अभी 65 पेज का कानून जो है वो क्या कर देगा, एक तरीके से पैरेट उड़ा देगा, क्या कर देगा, तोते उड़ा देगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे। क्या, चलिए अभी आप लोग घबराइए मत, आपको इतना बड़ा कानून है जो नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें से जो सेलेक्टिव चीज़ें होगी वो हमारे लिए यूज़फुल है जो होने वाली है। ये तो मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, क्योंकि क्या है कि कई कैंडिडेट्स मूल विधि को थोड़ा सा क्या हल्के में ले लेते हैं कि क्या है मूल विधि यूं 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 कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। ये कानून जो है ना वो बड़े बड़ों की बैंड बजाता है। ऐसे कई बड़े बड़े संस्थान हुए जिन्होंने कामकाज तो बहुत बड़ा किया लेकिन कानून की पालना नहीं की, इसलिए कानून ने उनको धराशायी है जो कर दिया। ओके, तो हम तो फिर भी क्या ठहरे, स्टूडेंट है जो ठहरे। अब वन्य जीव के बाद में जो आपके सिलेबस में अगला पॉइंट आ रखा है वो है मानवाधिकारों का अधिनियम। अब सेवंथ जो पॉइंट है वो आपके किससे कनेक्ट होता है, मानव अधिकार। देखो हमारे देश के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी हुई है, ठीक है। तो मानवाधिकारों का संरक्षण के लिए तो ये जो हमारे देश के अंदर कमीशन बनी हुई है, कौन सी कमीशन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा है ना प्रैक्टिकल लिंक करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो मेरे सामने सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है ये वाली वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कई सारी बातें हैं और अगर मैं इसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे सामने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आ गया, बराबर। ये आयोग मानव के अधिकारों का संरक्षण करता है। ऐसा कैसा आयोग क्या होता है, राज्य के अंदर भी होता है। अब देखो अगर आपकी वेबसाइट सही चल रही है तो यहाँ पे मैं आपको शायद यूपी का जो HRC है, ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके भी दर्शन करा दूँ। ये देखो, ये आपके उत्तर प्रदेश का क्या है, मानव अधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे। अब देखो आई थिंक इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन चेंज करने का दे ही नहीं रखा है, कोई बात नहीं। तो ये कई सारी चीज़ें, आप पता है इसमें ऑनलाइन शिकायत है जो दर्ज करा सकते हो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बेसिक मानव अधिकारों का उल्लंघन करे तो यहाँ पे सारा सिस्टम है जो रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस कानून के तहत इन दोनों आयोगों के बारे में समझना है, इनकी शक्तियों के बारे में जानना है और क्या क्या अपराध है जो वहाँ पे हो सकते हैं उसको है जो समझना है। ये हम मानव अधिकार संरक्षण के तहत करेंगे। और साथ ही साथ में जो ये आपके संविधान के तहत जो बातें दे रही थी ना उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो 1993 में आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो बना था, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब हमें जो पढ़ना है वो बस हमारा सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट है जो होगा, इसके अलावा और कुछ भी दिमाग है जो नहीं लगाना। छोटा सा कानून नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा इसमें बड़ा लंबा चौड़ा मामला नहीं दे रखा है, ठीक है। छोटा सा कानून है, इसमें इन चीज़ों को उन्होंने समझाया है, मानव अधिकार में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और खासकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो सारी बातें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे है जो समझेंगे। बस अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप इस टॉपिक पर बातचीत करें तो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे बीच में आ जाएगी। नंबर 1, एक तो आपके बीच में आ जाएगा संविधान से जुड़ा हुआ कंसर्न, संविधान से जुड़ा हुआ जो कंसर्न है वो आ जाएगा, जिसमें आपके मानव अधिकारों का जिक्र है जो कर रखा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 1993 1993 के तहत जो कानून बनाया गया था, इस कानून के तहत मानव अधिकार का क्या क्या सीन है वो हमें समझना है। फिर हमें समझना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के सिलेबस में सामान्य जीके वगैरह भी है ना, तो क्या सामान्य जीके के तहत ये बात नहीं पूछी जा सकती कि भाई राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है या राष्ट्रीय मानवाधिकार का ये अध्यक्ष कौन है, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्या हम लोग कानून को इस तरीके से नहीं पढ़ सकते कि दोनों चीज़ें हो जाए, एक तीर से दो निशाने भी लग जाए। एक तरफ जो है ये भी हो जाए कि भाई हमें आयोग के बारे में जानकारी मिल जाए और दूसरी तरफ आयोग से जुड़े हुए कानूनी जो चीज़ें हैं वो भी हमारे सामने आ जाए।
कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी किंतु परंतु है जो नहीं है। तो वापस मैं आपको रिपीट करवा देता हूं, आज हम लोगों ने 4 टॉपिक के बारे में इन बातों को समझा। एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक होते हैं, एक छोटा सा टॉपिक समझिए आप लोग, देखो एक होते हैं मौलिक अधिकार, क्या हो गए, मौलिक अधिकार। एक हो गए वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। एक हो गए मानव अधिकार। अब क्या होता है जी, ये 3 चीजें हैं हमारे पास में, इसमें भी आप एक और चीज और ऐड कर सकते हो, कौन सी पता है, संवैधानिक अधिकार। ये भी मैं लिख लेता हूं साथ ही साथ में, इसमें थोड़ा स्पेस बना के एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूं, संवैधानिक अधिकार। देखो समझना, छोटा सा डिफरेंस आपको बता रहा हूं, क्या होता है जी, संवैधानिक का मतलब हमारे देश का संविधान आपको जो कोई भी अधिकार देता है वो संवैधानिक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे संपत्ति का अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपके 300 क संपत्ति का अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या दे रखे हैं आपको, तो हमारे संविधान के भाग 3 में, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अगर मैं स्पष्ट करूं ना, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 30 और साथ में अनुच्छेद 32 यहां पे दे रखे। ये जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। उदाहरण के लिए जीवन का अधिकार, अब ये क्या हो गया, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। शिक्षा का अधिकार जो 14 साल तक के बच्चे उनके लिए। वैधानिक अधिकार क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई भी अधिकार आपको किसी कानून लॉ के तहत मिला है, जैसे उदाहरण के लिए आरटीआई एक्ट है, तो आरटीआई एक्ट के तहत आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, तो ये जो सूचना का अधिकार है, ये ना तो संवैधानिक अधिकार के दायरे में आ रहा है, ना मौलिक अधिकार के अंदर आ रहा है। ये कैसा है, ये आपके लिए एक वैधानिक अधिकार है, क्योंकि ये किससे बना है, ये एक विधि से है जो मिलके बना है, एक लॉ से मिलके बना है। इसको अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी लॉ राइट भी कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी राइट। इसको कहा जाएगा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। ये कौन से हो गए, ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब देखो क्या होता है, मानव अधिकार जो है वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, और वो ये भी हो सकता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो एक मनुष्य को जीने के लिए जरूरी होती है, वो सब इसमें शामिल है जो की जा सकती है। सामान्यतः अपन कहते हैं ना कि भाई एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना, मकान चाहिए, ये क्या है, बेसिक नीड। अब आज के समय में देखें तो उससे चीज़ें बढ़ के और भी होगी, इंटरनेट, वो भी आज के समय की नीड है जो हो गया। तो मानव अधिकार जो है वो इन तीनों टॉपिक्स में से कुछ चीज़ों को डेराइव करके हम समझेंगे। मतलब एक जो आपके 1993 का जो कानून है वो तो अपनी जगह पर है ही, साथ ही साथ इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिंकिंग करना पड़ेगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को लिंक करते हुए हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट को डील करने वाले हैं। ओके जी, आज के सेगमेंट के लिए बस इन्हीं टॉपिक को आप दिमाग में रखिए, बाकी और डिस्कशन करते रहेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। करेक्ट। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम के सिलेबस के अंदर आपके मूल विधि का सेगमेंट है, जिसमें एक लंबा चौड़ा सिलेबस आपको दे रखा है। भारतीय आपके कानून के अंदर जितने भी यातायात नियम है, साइबर लॉ, महिला बाल अपराध और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को लिंकिंग ऐप पर मैं आप लोगों के बीच में क्या करूँगा,
इस वे में जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है डील करेंगे हम लिंकिंग ऐप पर। यूपीएसआई का ये सेगमेंट आपके लिए सिर्फ 489 पर अवेलेबल है। आप आज इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लिंकिंग ऐप पर वीक में 5 डेज ये क्लासेस रहेगी। मैं हूं एडवोकेट तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस फाउंडर, और आपके बीच में यूपीएसआई के इस मूल विधि की जिम्मेदारी हमारी। तो मिलते हैं लिंकिंग ऐप पर, और जितना भी सेगमेंट है वो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक भी सवाल हमें किनारे के इस तरफ रख सकता है या किनारे के उस तरफ रख सकता है। तो इसलिए अपनी नाव हमें खुद क्या करनी पड़ेगी, खेनी पड़ेगी, और इसी तरीके से अपने समुंदर को पार करना पड़ेगा। एंड मूल विधि एक क्रूशल पार्ट है। बाकी के सब्जेक्ट सारे कैंडिडेट्स तैयार कर लेंगे, लेकिन मूल विधि हर एक को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये कानूनी पहलू है। इसलिए इसमें किसी भी तरीके का रिस्क है जो मत लीजिएगा। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड के जरिए या इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके जरिए क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे जाइए। लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे यहाँ पर आपको लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। लिंकिंग लॉस का वेबसाइट है, लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस लाइव सेगमेंट के अंदर जो है यूपीएसआई का सेगमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ 489 के अंदर। ओके, तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, कानून को कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना किसी कानूनी व्यक्ति से ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं आपसे लिंकिंग ऐप में।